guys, so now we'll come to our next topic which is mapping. मैपिंग जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिलेटिवली टफ लगता है। आई टेल यू फंक्शंस चैप्टर में ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। टफ इसीलिए क्योंकि थोड़ा अजीब सा ही होता है, ये अलग सा ही होता है। इसका जो हुलिया होता है देखने में वो थोड़ा अलग होता है। इसमें हम सेट की भाषा में फंक्शन को लिखना सीख रहे होते हैं ना। आई रिपीट इट अगेन, सेट की भाषा में। जो सेट पढ़ा था स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दिया होगा चैप्टर है ना। सेट थ्योरी पढ़ा था, उसकी भाषा में अपन फंक्शन को लिखना सीखते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक टू अलर्ट यू विद, दैट इज़ कि जो सेट की लैंग्वेज होती है ना, उसमें कई बार अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई एडवांस में। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो सेट की अजीब सी लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आपके जेईई एडवांस में आ जाते हैं। और क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, पर वो सेट की लैंग्वेज में दिया होता है। तो सामने वाला लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता क्योंकि उसने सेट थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी हुई है ना। इस तरह के क्वेश्चन उसने कभी किए नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ सेट की अजीब भाषा होती है ना, क्वेश्चन अजीब भाषा में लिखा हुआ होता है सेट लैंग्वेज में, इसीलिए नहीं कर पाते। सो इस मामले में अपने आप को बचा के रखना, इनफ क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करके रख लेना है ना। कभी भी आए तो इग्नोर मत करना। और हम यहाँ पर अब मैपिंग सीखने वाले हैं। ऑल राइट, तो एक फंक्शन को पहले मैं बताता हूँ लिखने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है। अपन ने सीख लिया डोमेन क्या होती है, अपन ने सीख लिया रेंज क्या होती है। एक नई चीज़ यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, को डोमेन है ना। डोमेन पढ़ा था, को डोमेन पढ़ा था, एक दूसरे से इन दोनों का कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर रिश्ता नहीं है। को डोमेन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एक, है ना। मतलब रेंज और डोमेन से तो हज़ार लाख गुना सिंपल। तो यहाँ पर जैसे अपन ने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एफ इज़ सच दैट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये एक एरो बना हुआ है यहाँ पे, और हमारा फिर इसके आगे लिखा हुआ है जीरो से लेके इन्फिनिटी। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं अभी क्या मतलब है इसका, है ना। और आगे लिखा हुआ है वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ आ रहा है हाँ भाई कि फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब ये दो डब्बे क्या हैं और ये बीच में एरो क्या है, इसको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखो, ये फंक्शन को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। मैपिंग को पढ़ने से पहले अपन इसको थोड़ी देर के लिए समझेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट डोमेन, है ना। तुम अपनी जेईई एडवांस में कोई सवाल देखोगे, मेंस में कोई सवाल देखोगे, फंक्शन को तमीज़ से सही तरह से लिखने का तरीका यही होता है। तो तुम्हें यही हर जगह पर दिखाई देगा, इसीलिए इसको देख के अपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है। उस डोमेन रेंज को अलग तरह से लिख दिया है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये कोडोमेन तो नहीं लग रही है, तो रेंज ही लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज देखी थी और देखा था ये भाई साहब जो है कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं ना, सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेता है ये। तो फिर कायदे से ये तो जीरो से इन्फिनिटी रेंज होनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल है, इस केस में जो रेंज है और कोडोमेन दोनों बराबर हैं, इसीलिए आपको ये रेंज और कोडोमेन देखने में एक जैसी लग रही है, ठीक है। होता ये कोडोमेन है। अब रेंज और कोडोमेन में बहुत ज़्यादा मासिव डिफरेंस नहीं होता है, एक डिफरेंस होता है, दैट इज़ कि जो कोडोमेन होती है वो रेंज का सुपरसेट होती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होती है ना। यहाँ पर जब आपको फंक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइक फंक्शन में यहाँ पर जो चीज़ लिखाई हुई देगी, है ना, एक डब्बा बना हुआ होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, फिर एक एरो बना के अगला डब्बा लिखा हुआ होगा, ठीक है। और वो जो अगला डब्बा है उसको अपन कोडोमेन बोलते हैं, पर कई बार वो आपकी रेंज के बराबर ही दे रखी होती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपकी कोडोमेन रेंज के बराबर ही दे रखी होती है, जो सवाल हमको देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सेट दे दिया जाए जो रेंज से भी बड़ा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लेट्स से उसने दे दिया कि ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी अपनी कोडोमेन है, पर रेंज जो है वो अपनी वन से लेके इन्फिनिटी है ना। ये पॉसिबल है, ये कोडोमेन है ऊपर वाली। ये एक अलग रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन से इसको रिलेट मत करना, थोड़ा दूर ही कर देते हैं इसको, ठीक है। ये लेट्स से हमारी कोडोमेन दे दी उसने और ये उसने हमारी रेंज दे दी, तो दिस इज पॉसिबल है ना, क्योंकि इसमें तुम देख पा रहे हो ये जो ऊपर वाला सेट है उसका सबसेट ही अपना नीचे वाला सेट है ना। तो रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है या फिर कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो कैसे दे रहा है। और ये चीज़ अपने को याद रखनी है। आई नो काफ़ी लोगों को थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, क्या अजीब सी चीज़ याद करा रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, नहीं। अभी के लिए बस याद रख लो कि यहाँ पर जो दिया होता है अपने को वो अपनी कोडोमेन होती है, और कई बार कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर ही होती है, और जब बराबर नहीं होती तो कोडोमेन रेंज का सुपर सेट होती है। सुपर सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें रेंज के एलिमेंट्स तो हैं ही पर और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। और ये हमारा एक तरह से सेट ही है भाई, सेट ऑफ नंबर ही तो डिनोट करता है। ये ऐसे डब्बों में बंद कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सारे रियल नंबर्स का सेट ही तो है एक तरह से। तो ये अपना बेसिक फंक्शन की नोटेशन होती है, अपन ने समझ लिया। कोडोमेन होती है, कई बार कोडोमेन रेंज के बराबर होती है और कई बार रेंज कोडोमेन का सबसेट भी होती है। आगे हम एक चीज़ पढ़ रहे होंगे इनटू ऑन टू फंक्शंस, उसमें इस कोडोमेन का यूज़ आता है। और पूरे जेईई में मैंने कहीं किसी भी एडवांस मेंस लेवल के सवाल में कोडोमेन शब्द को आते हुए नहीं देखा है ना। तो जनरली आमतौर पर तुम्हें यहाँ पर रेंज ही दिया जाएगा, कभी कभार हो सकता है कोडोमेन दे दे,
इसको यहाँ पर सम अप करते हैं और अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर बेसिकली मैपिंग शुरू करने वाले हैं। मैपिंग नाम की चीज़ क्या होती है भाई, कैसे करा जाता है मैप। तो यहाँ पर फंक्शन को मैं बड़े अजीब तरह से लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो मैंने लिखा फंक्शन इज सच दैट, और ये करली ब्रैकेट लगा दिए और डैश, और फिर करली ब्रैकेट पे 4 5 6 7। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई ये करली ब्रैकेट, और अभी तो अपन ऐसे कर रहे थे लाइक ये ब्रैकेट में बंद किया था ना, जीरो से लेके लेट से इन्फिनिटी लिखा था, फिर एरो बनाया था, फिर कुछ बनाया था। ये करली ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? करली ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं है ना। जैसे अगर अपन ऐसे लिखते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो हम बोल रहे हैं जीरो और इन्फिनिटी के बीच में दुनिया के जितने भी नंबर आ रहे हैं, पॉइंट वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, अनगिनत नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे अपने इसके अंदर समा जाएंगे। पर ये जब करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो हम कह रहे हैं भाई कि सिर्फ ये 4 इंडिविजुअल नंबर है, डोमेन में सिर्फ 4 ही नंबर हैं। वो 4 नंबर क्या है? 1 2 3 4 बस। और कोडोमेन में भी सिर्फ 4 नंबर है, 4 5 6 7, है ना। ये होता है करली ब्रैकेट का मतलब। जिस एलिमेंट को तुम लिख रहे हो सिर्फ उसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, है ना, उनके बीच के एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, इसको एक स्टेप अहेड लेके जाते हैं, ठीक है। तो कोडोमेन के एलिमेंट्स को मैं थोड़ी देर के लिए बदल देता हूँ। यहाँ पर मैं ए बी एंड सी कर देता हूँ, ठीक है। 3 एलिमेंट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, 4 इधर रखते हैं, 4 इधर रखते हैं ना, रैंडमली 4 यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मस्त चीज़ समझाना शुरू करने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से अपना टेंशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेना। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने ना एक अंडा बनाया और उस अंडे के ऊपर नाम दे दिया ए, ठीक है। ये अंडा एक्चुअली में सेट है और उस सेट के एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब एक दूसरा अंडा बनाया मैंने बड़ा सा और इसके ऊपर मैं लिखने वाला हूँ बी, ठीक है। तो ये जो ए वाला अंडा है ना, वो इसको डिनोट कर रहा है, और ये जो बी वाला अंडा है वो इसको डिनोट कर रहा है। दोनों अलग अलग सेट है, एक कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अपनी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोडोमेन वही रेंज मान सकते हो या रेंज का सुपर सेट मान सकते हो, और सुपर सेट का मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कुछ देर पहले ही। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर जो छोटा वाला अंडा है भाई, उसमें छोटे वाले अंडे के एलिमेंट्स बढ़ते हैं और डाल देते हैं 1 2 3 4। बड़े वाले अंडे में बड़े वाले अंडे के एलिमेंट्स बढ़ देते हैं, डाल देते हैं ए बी सी डी। ऑल राइट, क्लियर इनफ। अब अपन मैपिंग करना शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग से उड़ने लगेगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, इसलिए मैं इसके मल्टीपल एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जिससे बिल्कुल अंदर तक क्लीन चिट तरह से तो मैं समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं एक रैंडम मैपिंग करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, 1 का मैं एरो जोड़ने वाला हूँ ए से, 2 का मैं एरो जोड़ने वाला हूँ बी से। मुझे पता है अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं कर क्या रहा है, अभी समझाऊंगा, पहले करने तो 3 का मैं एरो जोड़ूंगा सी से, 4 का मैं एरो जोड़ूंगा डी से, ठीक है। ये क्या कर दिया भाई, इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल फंडा है कि जो ए है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो अभी के लिए लेमन टर्म्स में, लेमन मतलब आसान शब्दों में, लेट से रेंज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एरो का क्या मतलब है, क्या लगता है कि डोमेन का कोई एक 1 है ना, उससे मैंने एरो निकाल के रेंज के एक 1 पर लगा दिया। रेंज के बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए थे, उसमें से एक एलिमेंट पे जाके एरो को लगा दिया। इसका क्या सेंस क्या बन रहा है भाई इस बात का, सोच के देखो। आई होप तुमने थोड़ा सोचा होगा, मैं इस राज का आप खुलासा कर देता हूँ। सिंपल फंडा है, देखो जैसे कि हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूँ तो मेरा y क्या निकल के आता है? 1 आता है ना, सिंपल है। तो अगर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर के जो अंडे हैं ये बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर ये लेट से हमारी डोमेन है, पहला वाला अंडा, दूसरा वाला अंडा अपनी रेंज है, ठीक है। तो भाई इसकी तो डोमेन में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, है ना, -इन्फिनिटी से लेके सारे एलिमेंट आएंगे, -1 0 1 2 से लेके सारे एलिमेंट इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसकी रेंज में भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं भाई, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर लिखने पड़ेंगे दुनिया भर के, इंटीजर ही नहीं, बीच के फ्रैक्शंस भी लिखने पड़ेंगे जो मैंने लिखे नहीं है इसमें भी। तो ये अंडे का ये सीन है ना। इस फंक्शन के एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि x की वैल्यू -1 इसमें यहाँ पर मैंने लिखी है, पे y की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, ये क्लियरली देख पा रहे हो। x की वैल्यू -1 डालने पर y 1 आ रहा है, तो इन दोनों को अपन ऐसे मैप कर देंगे, दिस इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। कि x की क्या वैल्यू डालने पे डोमेन की एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन में y की क्या वैल्यू आएगी, है ना, उन दोनों को अपन जोड़ देते हैं इस एरो के थ्रू। दिस इज कॉल्ड मैपिंग, सिंपल फंडा, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, लेमन टर्म में समझाया है मैंने, है ना। तो ये जो अपना फंक्शन है, इसको चलो अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको भाई छोटा सा करके साइड में रख देते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या समझ पा रहे हो तुम कि इस फंक्शन में, ये जो भी फंक्शन है, फंक्शन नहीं बताया हमें क्या है, ये बॉक्स एक्स है, एक्स स्क्वायर है, e की पावर x है, दैट वी डोंट नो फॉर नाउ। हमें बस इतना पता है कि इसकी डोमेन में 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में 4 एलिमेंट है। कोडोमेन की जगह थोड़ी देर के रेंज बोलूँगा, रेंज में भी 4 एलिमेंट है।
और इस फंक्शन में ये ऐसा है कि x की वैल्यू 1 डालने पे आउटपुट क्या मिलता है, y की वैल्यू a आती है, x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू b आती है, x की वैल्यू 3 डालने पे y की वैल्यू c आती है, x की वैल्यू 4 डालने पे y की वैल्यू d आती है। नाउ ABCD कुड बी एनी नंबर। और ये एक तरह का फंक्शन है। कोई और नया फंक्शन बनाते हैं भाई, एक नया फंक्शन बना दिया जिसमें x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू d आती है, और x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू b आती है, x की वैल्यू 3 डालने पे y c आता है, और x की वैल्यू 4 डालने पे y a आता है। समझ पा रहे हो मैपिंग का क्या मतलब है, इन एरोस का मतलब क्या है। तो ये एक नया तरह का फंक्शन हो गया। एक और नया तरह का फंक्शन बनाते हैं भाई, x की वैल्यू 1 डालने पे y b आता है, x की वैल्यू 2 डालने पे y a आता है, x की वैल्यू 3 डालने पे y d आता है, और x की वैल्यू 4 डालने पे y c आता है। नाउ दिस इज अनदर फंक्शन। 3 अलग अलग तरह के फंक्शन हमने प्लॉट कर लिया। ऐसे अलग अलग एरो अलग अलग जोड़ते जाओ, अलग अलग तरह के फंक्शन बनते जाएंगे। फंक्शन की इक्वेशन नहीं पता है इस केस में, y बराबर एक्स स्क्वायर के केस में फंक्शन की इक्वेशन पता थी, पर इस केस में इक्वेशन नहीं पता। इस केस में उसने बताया कि भाई ये डोमेन के एलिमेंट है, ये तुम्हारे कोडोमेन या फिर रेंज के एलिमेंट हैं इन लेमन टर्म्स। तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अभी सवाल करेंगे, चिंता मत करो, अपने आप सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। सारे जो कन्फ्यूजन है वो लाइक सॉर्ट आउट होता जाएगा जब क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, क्वेश्चन समझने लग जाओगे। बट ऊपर ऊपर समझ आ रहा है ना कि डोमेन है, ये रेंज है, और ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग रेंज के एलिमेंट अगर हमें पता करना होता है तो हम ऐसे मैप कर देते हैं, है ना, एरो बना देते हैं। अब एक तुम्हें मस्त थोड़ी लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। x की वैल्यू 1 डालने पे y a आ रहा है, कलर बदलते हैं यार इसका। x की वैल्यू 1 डालने पे y a आ रहा है, और x की वैल्यू 1 डालने पे y b भी आ रहा है, और x की वैल्यू 2 डालने पे y c आ रहा है, x की वैल्यू 4 डालने पे y d आ रहा है, x की वैल्यू 3 डालने पे भी y अपना c आ रहा है। ये मैंने एक अपनी अलग तरह की मैपिंग बनाई है ना। इस मैपिंग में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1 डालने पे y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू c आ रही है, x की वैल्यू 3 डालने पे भी y की c आ रही है, x की 4 डालने पे y की d आ रही है। ये एक्चुअली में फंक्शन हो ही नहीं सकता। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, जो अपन ने, अगर तुम्हें याद हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड चीज़ है। एक x की वैल्यू के लिए y के कभी भी 2 सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। दिस इज समथिंग वी स्टडीड थोड़ी देर पहले। हमने ऐसे करके ग्राफ बनाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, और एक वर्टिकल लाइन खींची थी। यहाँ से मुझे चला था कि x की एक वैल्यू के लिए y की अगर 2 वैल्यूज आती हैं तो ये फंक्शन नहीं होता। तो ये मैपिंग का केस है। वो ऐसे तो मैं 4-5 मैपिंग के वो बना के दे सकता है। अंडे 2 बना दिए, उन्हें एलिमेंट भर दिए और ऐसे एरो बना दिए। और अगर कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है डोमेन में जो रेंज के 2 एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है ना, रेंज के 2 एलिमेंट पे जाके एरो जा रहा है, उसका आसान भाषा में ही समझ लो, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में एक x पर 2 y अगर हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू। थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी। अभी तक तो सिर्फ मेमोराइजेशन वाला पार्ट चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर लॉजिक नहीं था, है ना। मैपिंग की लैंग्वेज में तो बताया क्या फंक्शन नहीं होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो इन द लास्ट सेशन वी लर्नड अबाउट मैपिंग, जो कि काफ़ी एक अजीब सा तरीका था फंक्शंस को एक्सप्रेस करने का, है ना। लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स, ये सारे तो नॉर्मल तरीके होते हैं। मैपिंग बड़ी ही अलग सी चीज़ थी। 2 अंडे बनाए, अंडों में हमने एक अंडे में डोमेन डाली, एक अंडे में हमने कोडोमेन डाली। कोडोमेन जो है वो रेंज का सुपर सेट थी, ये भी अपन ने याद किया था। तो इस तरह की चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। ठीक, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन नाम के टॉपिक पे आने वाले हैं। फंक्शन को और फर्दर पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, लाइक वन मैनी वन फंक्शन, है ना। 2 अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद भी एक और 2 टाइप के होते हैं, ऑन टू और इन टू। तो हम इनकी डेफिनेशन समझ रहे होंगे, कैसे बता पाएँ हम कि कौन सा फंक्शन वन है, कौन सा फंक्शन मैनी वन है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा फंक्शन इन टू है। इससे रिलेटेड आपके जेई एडवांस में, जेई मेन्स में पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं वन मैनी वन, ऑन टू, इन टू से रिलेटेड। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझते हुए चलना। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट हाँ इस पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू। ऑलराइट, शुरू करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो इनिशियली वील स्टार्ट विद व्हाट इज वन फंक्शन। तो ये एक टाइप का फंक्शन होता है, और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं अपन समझने वाले। सबसे पहले ये कॉम्प्लिकेटेड सी गंदी सी दिखने वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल, जो टिपिकल मैथमेटिकल डेफिनेशंस होती हैं। इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन has a distinct image in the codomain, the function is said to be one. ठीक है, आई होप कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा। इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, मतलब हर एलिमेंट की डोमेन में एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है कोडोमेन में, तो ये फंक्शन हमारा वन होता है। इमेज का बेसिकली क्या मतलब है, जैसे तुम्हें अगर याद हो, हमने थोड़ी देर पहले जब मैपिंग सीखी थी, हमने इस तरह के 2 अंडे बनाए थे। अंडा मैं इसको बोलता हूँ जस्ट टू लाइक कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इनको एक्चुअली में अंडा नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना।
तो लाइक जैसे हमने सेट्स बनाए थे, अरे भाई ढंग से बन जाए यार, तो ये हमने ऐसे बनाया था एक सेट, ये हमने दूसरा सेट बनाया था, ये हमारा ए कोडोमेन होता था, बी सेट हमारा, सॉरी ये हमारा डोमेन होता था और ये हमारा कोडोमेन होता था, ठीक है। फिर हमने याद हो तुम्हें, तो 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट इधर डाले थे ए बी सी डी, ठीक है। हमने फिर एरोज बनाए थे कि x की वैल्यू जब फंक्शन में मैं 1 डालता हूँ तो y मेरा a आता है, फिर मैं x की वैल्यू जब 2 डालता हूँ तो y मेरा d आता है ना। इस तरह से रैंडम कोई फंक्शन अपन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में जो हमारी 1 की इमेज है वो a है, 2 की इमेज जो है सेट b में वो हमारी d है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट दे मीन बाय इमेज, ठीक है। सो अगेन आई विल रीड द डेफिनेशन, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से रीड करो और खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाहता है। समझा तो मैं दूंगा ही ऑब्वियसली, बट जस्ट सो दैट कि तुम अपनी खुद की रीडिंग स्किल्स डेवलप करो। कि किताब में अगर कोई चीज़ दे रखी, किताबी डेफिनेशन है, किताब से उठाइए, मैंने भी ऑब्वियसली, मैं इस डेफिनेशन के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ जैसे तुम रीडिंग हैबिट बिल्ड करो। किताब में जो चीज़ें दे रखी है उनको समझना सीखो। तो वीडियो को पॉज करो, 2-3 मिनट पॉन्डर करो और सोचो कि क्या मतलब है इसका। ऑल राइट, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन को अपन आसान भाषा में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स 1 फंक्शन आपके वो होते हैं जिसमें आपका एक वाई से एक ही एक्स एसोसिएटेड होता है। इसको मैं लिख देता हूँ पहले। तो बेसिकली यहाँ पर अपन ने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है एक वाई के लिए एक ही एक्स होगा। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन 1 हो जाता है। अगर आपका एक वाई के लिए 2 एक्स हो जाते हैं तो आपका फंक्शन जो है वो मैनी 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये अभी भी मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसको जब एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊंगा तो समझ आएगा तुम्हें। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ और x की वैल्यू -1 भी डालता हूँ, तो इधर मेरा y क्या आएगा, y1 आएगा। x की वैल्यू -1 के लिए भी मेरा y1 आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो y = 1 x की 2 वैल्यूज़ पे आ सकता है आपका, -1 पे भी 1 पे भी। तो क्या इसमें एक y के लिए एक ही x है? नहीं, यहाँ पर एक y के लिए 2-2 x हैं, है ना। एक y तक पहुँचने के लिए 2-2 x की मदद से पहुँचा जा सकता है, इस तरह से कह सकते हो इसे। तो ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया तुम्हें ये। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ y बराबर x, तो इसमें y की किसी भी वैल्यू तक पहुँचना है ना। हर एक इंडिविजुअल y के लिए आपका इंडिविजुअल x होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ 1 फंक्शन। और एलैबोरेटेड वीडियो में समझाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब हम एग्जांपल लेते हैं y बराबर साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन एक्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो लेट्स से हमें y बराबर 0 चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू हमारी 0 के लिए y 0 हो जाता है ना, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। और x की वैल्यू पाई के लिए जो है हमारा फिर से y 0 हो जाता है। x की वैल्यू 2 पाई के लिए भी हमारा y 0 हो जाता है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कितने सारे अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए एक ही y मिल रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ 1 फंक्शन। ये एक्चुअली में हमारा मैनी 1 फंक्शन होता है ना, जो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो बेसिकली 1 फंक्शन में क्या होता है कि एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x होता है। अगेन इसको दिमाग में 5 बार रिपीट कर लो। एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x, 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 फॉर द लास्ट टाइम एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x, देन इट इज़ अ 1 फंक्शन। नाम से ही बदल रहा है, 1 है ना, 1 का यही मतलब है। इन अ वे वी कैन ऑल्सो से दैट अगर किसी फंक्शन में x की किन्हीं भी 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम y की वैल्यू आ रही है तो वो आपका 1 फंक्शन नहीं होता। और जो हमारा 1 फंक्शन नहीं होता वो हमारा मैनी 1 फंक्शन होता है। और जो हमारा मैनी 1 फंक्शन नहीं होता वो हमारा 1 फंक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी फंक्शन दोनों है, मैनी 1 भी है और 1 है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कि होगा तो मैनी 1 होगा या फिर 1 होगा या फिर फंक्शन ही नहीं होगा। जो फंक्शन क्या नहीं होगा वो तो अपन ने लेक्चर्स में स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था, है ना, कि हमारा अगर x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है तो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। इसके भी अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे अलग अलग, अगर तुमको याद हो तो। पहला अपन ने देखा था ना मॉड y बराबर x, तो इसमें x की एक वैल्यू अगर x = 1 डालें तो y की 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना। सारी चीज़ों को बिल्कुल सॉर्ट आउट करके एक बार अपने दिमाग में रिजॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा मैनी 1 है, कौन सा 1 है, ठीक है। तो आई विल रिपीट इट अगेन। अगर आपकी y की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही x है तो वो आपका 1 फंक्शन होता है, अदरवाइज वो मैनी 1 फंक्शन होता है। दूसरी तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपकी x की किन्हीं भी 2 डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए सेम y आता है देन इट इज़ नॉट अ 1 फंक्शन। डेफिनेशन में भी एक्चुअली मैं वही बताना चाह रहा था। डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है
वो कोडोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जाके करस्पॉन्ड होता है, तो आपका ये 1-1 फंक्शन हो जाता है। कई बार मैंने इसे रिपीट कर दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं अपने 1-1 फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं कुछ फंक्शन से ग्राफ बनाऊँगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, एक काम करते हैं ग्राफ को अलग कलर से बनाते हैं, ये पिंक कलर ले लेते हैं भाई, और एक और ग्राफ बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर एक हमारा 1-1 है, एक हमारा many-1 फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा 1-1 फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x है ना। ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि x की दो वैल्यूज़ के लिए y सेम हो जाए, क्योंकि फंक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है। वेयर एज दूसरे वाले केस में अगर देखें तो जैसे यहाँ पर देखो x की ये लेट्स से x = x1 है, ठीक है, और ये मैंने एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींची ऐसे करके, और ये हमारा लेट्स से x = x2 है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं x = x1 पर और x = x2 पर फंक्शन का y कोऑर्डिनेट सेम है ना। फंक्शन को अपन नाम दे देते हैं कोई, लेट्स से y = fx। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब x की वैल्यू मैं x1 डाल रहा हूँ और जब मैं x की वैल्यू x2 डाल रहा हूँ तो y मेरा सेम आ रहा है। तो x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम y आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1-1 नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ 1-1, नॉट 1-1, दिस इज़ एक्चुअली many-1 है ना। ये many-1 का एग्जांपल है। many-1 को भी अपन अभी इलैबोरेटेड वे में समझ रहे होंगे, बट अभी ये समझ लो कि क्या 1-1 नहीं है, और जो 1-1 नहीं है वो एनीवे many-1 है। तो यहाँ पर मैं कुछ और ग्राफ्स के एग्जांपल लेने वाला हूँ। ये एक बड़ी मस्त चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से समझना। कोई भी फंक्शन अगर हमारा कभी भी थोड़ा बहुत यू टर्न मार लेता है, ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन अगर हमारा कभी भी थोड़ा बहुत यू टर्न मार लेता है तो वो हमारा many-1 फंक्शन हो जाता है, वो 1-1 नहीं रहता है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये सीधे सीधे जा रहा था बढ़िया, इसने थोड़ा सा यू टर्न मारा और फिर ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसने देख रहे हो इस पर्टिकुलर पोर्शन में यू टर्न मारा, जैसे ही इसने यू टर्न मारा एक्चुअली में ऐसा हो गया कि x की दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू आना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको एक बार। ये भाई हमने इसे बड़ा कर लिया। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये लेट्स से हमारा x = x1 है, ये हमारा x = x2 है, ठीक है, x1 x2। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है, तो ये हमारा 1-1 तो नहीं रहा है ना। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर कोई फंक्शन थोड़ा सा भी यू टर्न मार लेता है, यू टर्न मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाता है ना, इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा भी अगर यू टर्न मारता है, या फिर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है ना। एक्सट्रीमा, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसे पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, और अगर फेसिंग डाउनवर्ड्स होती है तो इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर यू टर्न मारता है या फिर उसमें एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा ऑटोमेटिकली many-1 फंक्शन हो जाता है। और many-1 क्यों हो जाता है ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि यू टर्न मारने पर x की दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं जिन पर हमें सेम y मिल रहा होता है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम एक बड़ा आसान सा टेस्ट देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तुम्हें याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था, जस्ट टू वेरीफाई कि ये जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन है कि नहीं। इस तरह के हमारे ग्राफ बने हुए थे, और लेट से मैंने ये बनाया, ये तो खैर बहुत ही गंदा बना दिया, थोड़ा सलीके का बनाते हैं। ओके, ये है ना। तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन इसको दो बार काटती है। ऐसे ही हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता चलता था कि जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ये जो गिवन ग्राफ है ये many-1 फंक्शन है या फिर 1-1 फंक्शन है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, तो ये हमारा बेसिकली एक many-1 फंक्शन है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है जो इसको दो बार काटे या दो से ज़्यादा, इसमें तो 3 बार और काट रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा बार काटती है देन इट इज़ अ many-1 फंक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हो इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। अगर 1-1 फंक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान से देखना, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पर तुम देखोगे तुम ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट ही नहीं कर सकते जो इसको दो बार काटे, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, पलट ही नहीं रहा है। दो बार काटने के लिए इसे पलटना पड़ेगा, पलटने का मतलब ये ऐसे पलटना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। तो दिस इज येस अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का एग्जांपल अपन अब मैपिंग के फॉर्मेट में भी समझेंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले याद हो तो दो सेट्स क्रिएट करे थे जिन्हें हमें अंडा अंडा कर रहा था। तो एक सेट हमारा ए था, एक सेट हमारा बी था, इसमें अपन ने एलिमेंट भरे थे 1 2 3 4, ये हमारे डोमेन थे, है ना। एंड दिस इज वॉज कोडोमेन। बी सेट जो था वो कोडोमेन था, ए सेट जो था वो डोमेन था। कोडोमेन को अभी के लिए रेंज मान लो, ठीक है, रफली रेंज ही है, ये रेंज के बराबर ही मान लो, बट अलग होती है, वो अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहती है। नाउ इसमें अपन ए
बी सी डी 4 एलिमेंट डालते हैं, ए बी सी डी भी कोई नंबर है, आउटपुट दे रहा है कुछ, है ना, उनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। ओके तो ये हमारा एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और x की ये वैल्यूज़ है, y की लाइक x की तो ये सारी वैल्यूज़ है a सेट में, y की वैल्यूज़ हमारी b सेट में। फंक्शन की इक्वेशन हमें नहीं पता, है ना, कुछ भी हो सकती है वो, हमें क्या पता, उससे मतलब नहीं है अपने को। हमें बस ये बता दिया कि फंक्शन में x की वैल्यू 1 डालने पे y a आता है, x की वैल्यू 2 डालने पे y b आता है, x की वैल्यू 3 डालने पे y c आता है, x की वैल्यू 4 डालने पे y d आता है। रैंडम फंक्शन मैंने प्लॉट कर दिया। इसको मैं बदल भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू 3 डालने पे मैंने y को d कर दिया, x की वैल्यू 4 डालने पे मैंने y को c कर दिया, अलग फंक्शन बना दिया ना। पहला वाला अलग था, ये वाला अलग था, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बदल गए। इक्वेशन से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स इक्वेशन होती है, इक्वेशन दे रखी होती है। ये अलग तरीका होता है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये मैपिंग के थ्रू एक अलग ही तरीका है फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। इसकी हमें इक्वेशन से मतलब नहीं होता, ठीक है, इनपुट और आउटपुट से मतलब होता है सिर्फ। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये एक 1-1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज अ 1-1 फंक्शन, क्योंकि कोई भी ऐसे 2x नहीं आ रहे जिन पर सेम y हो। अगेन आई रिपीट इट, दिमाग में दिल में बैठाओ इस चीज़ को, इसमें कोई भी ऐसे 2x नहीं आ रहे जिसमें सेम y हो। अब हम चीज़ों को थोड़ा बदलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ मैपिंग के थ्रू जो 1-1 नहीं है। ये मैंने ऐसे बनाया एक एरो, ये मैंने एक एरो ऐसे बनाया, ये मैंने एक एरो ऐसे बनाया, और ये मैंने एक सी पर ले गया, डी को मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा एक मैन-1 फंक्शन का एग्जांपल है। कैन यू सी वाई? वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ। इतनी सारी बातें इतनी बार बार रिपीट कर करके डिस्कस कर ली, अब तो यार प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये मैन-1 क्यों है। वीडियो को पॉज करो और खुद को बताओ, प्रॉपर शब्दों में रिपीट करके बताओ कि वाई दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। आई होप तुमने इसे एक फेयर ट्राई दिया होगा। दिस इज अ मैन-1 फंक्शन बिकॉज x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 के लिए, है ना, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 के लिए y सेम आ रहा है। कैन यू सी दिस? x इक्वल टू 3 पर y b है, और x सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, टेक माई वर्ड्स बैक। x की वैल्यू 1 के लिए भी y b है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, और x की वैल्यू 3 के लिए भी हमारा y जो है वो b है। तो हम देख पा रहे हैं दो अलग अलग एक्सेस के लिए हमारा y सेम आ रहा है। दिस मीन्स दैट दिस इज अ मैनी-1 फंक्शन, नॉट अ 1-1 फंक्शन। आई होप मैपिंग के थ्रू भी तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कौन सा 1-1 होता है, कौन सा मैनी-1 होता है। ऑल राइट, ठीक है। मैनी-1 पे अपने को ज़्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ चुके हैं मैनी-1 क्या होता है। जो 1-1 नहीं है वो मैनी-1 है ना। जो फंक्शन 1-1 नहीं है वो मैनी-1 है, बशर्ते फंक्शन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये तुमको ऐसे दे दिया किसी ने, ये ग्राफ बनाया और ऐसे करके ऐसे दे दिया तुम्हें किसी ने, या फिर छोड़ो और अच्छे से बनाता हूँ इसको, ऐसे करके, और तुमने बढ़िया मज़े आ रहे हैं तुम्हें, और तुमने जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक किया, ओ भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसे 3-4 बार काट पा रही है, मतलब मैनी-1 है, मज़ा आ गया भाई। बाद में पता चला भाई एक वर्टिकल लाइन भी थी जो इसको एक से ज़्यादा बार काट पा रही थी। एक्चुअली में तो ये फंक्शन ही नहीं था और तुम मैनी-1 और 1-1 निकालने चलते पड़े हो, है ना। तो ऐसा मत करना भाई, है ना। और ये रैंडम ग्राफ्स है, तो हो सकता है वो इक्वेशन भी दे रखा हो, इक्वेशन से पता करके बताना, y बराबर मॉड x, y बराबर साइन e की पावर x, y बराबर e की पावर साइन x, इट कुड बी एनीथिंग। वी लर्न के उनको कैसे सॉल्व करना होता है। सो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट you are supposed to remember, that is 1-1 function is also called as injective function। फंक्शन नहीं लिखा मैंने, आगे लिख देते हैं। फंक्शन को शॉर्ट में f(x(n) से लिखा जाता है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। मैं कई बार इस तरह से लिख रहा हूँ। तो 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बुलाते हैं, ध्यान रखना। जेई में ये बहुत होता है स्टूडेंट के साथ कि वो भूल जाते हैं कि 1-1 को भी इंजेक्टिव बुलाया जाता है, और वो लाइक पेपर में पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंजेक्टिव, और उन्हें लगता है कि यार इंजेक्टिव क्या था, 1-1 को बुलाते थे, मैनी-1 को बुलाते थे, या ऑन-टू को बुलाते थे, या इन-टू को बुलाते थे। कन्फ्यूजन हो जाता है और वो कुछ तो भी कराते हैं, सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जबकि उन्हें निकालना आता होता है कि 1-1 फंक्शन कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अभी अपन देखो 1-1 भी पढ़ रहे हैं, ऑन-टू पढ़ेंगे, मैनी-1 पढ़ेंगे, इन-टू पढ़ेंगे, 4 चीज़ें पढ़ेंगे। इंजेक्टिव 1-1 को इंजेक्टिव बुलाते हैं, एक अपन बाइजेक्टिव नाम की चीज़ भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे जब आएगी। तो इन सारे 4-5-6 टर्म में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तो याद रहेगा, अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे क्योंकि रिवाइज ही नहीं करते। तो इस चीज़ को रेगुलरली रिवाइज करते हुए चलना है ना। सो 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। दिस समथिंग दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑलवेज। रात को 2 बजे भी अगर कोई मुंह पर पानी डाल के उठाए और पूछे कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इंजेक्टिव होता है ना। मतलब फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता है ना। ऑल राइट, तो अपन ने 1-1 फंक्शन के बारे में समझ लिया था। अब मैनी-1 फंक्शन को जल्दी से अपन निपटाते हैं। मैनी-1 फंक्शन का फंडा सिंपल होता है, अगर आपके किन्हीं भी 2x पे एक y आ जाता है तो वो आपका मैनी-1 फंक्शन हो जाता है। मतलब x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपका y अगर सेम हो रहा है ना, किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ के लिए, अगर कोई भी ऐसी 2 वैल्यूज़ भी x की एग्जिस्ट कर रही हैं जिन पर y सेम हो रहा है, तो वो आपका मैनी-1 फंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स,
ये सारे के सारे आपके मेन्यू वन होते हैं। इनफैक्ट y बराबर 10x भी, 10x का ग्राफ बना के देखोगे तो x की काफ़ी सारी अलग अलग वैल्यूज़ होती है जिन पे आपका y सेम रह रहा होता है। तो बहुत ही क्लियर है, ये तो सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। मेन्यू वन फंक्शन का भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यही होता है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो अगर एक या एक से ज़्यादा बार दो या दो से ज़्यादा बार काट रही है तो वो आपका मेन्यू वन फंक्शन हो जाता है ना। सिंपल, अगेन जो वन वन नहीं है वो मेन्यू वन है, ठीक है। अब हमारे 3 सिस्टमैटिक मेथड्स होते हैं टू वेरीफाई कि कोई फंक्शन आपका वन वन है या फिर मेन्यू वन है। उन 3 सिस्टमैटिक मेथड्स को मैं बताने वाला हूँ। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की क्या नेचर है हम उन मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। विद टाइम ऐसा होने वाला है कि तुम्हें इन 3 मेथड्स को अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सवाल देख के तुरंत तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है जब तुम इनफ प्रैक्टिस कर लोगे। बट शुरुआत में मेथड्स बता दिए जाते हैं जिससे हाँ भाई कोई एक सर्टेन पाथ बच्चा फॉलो कर ले। सबसे पहला मेथड होता है अपना एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि लेट्स से अपने को फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, फॉर एन एग्जाम्पल y बराबर mod x, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग x की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं और ऐसी दो x की अलग अलग वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं जिन पे y सेम आ रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल इसकी शक्ल देखो, एक बार सोच के देखो x की कोई भी दो अलग अलग वैल्यूज़ जिन पे y सेम हो। सोच पा रहे हो? मैंने तो सोच ली, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। कोई सोचना बड़ी बात नहीं है, कोई भी सोच सकता है, इन दोनों पे y की वैल्यू सेम आएगी। तो ये एनालिटिकल मेथड है कि अपन ने x की दो अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करी और उन दोनों अलग अलग वैल्यूज़ पर हमारा जो y है हमें क्लियरली दिख रहा है, y जो है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर लिया कि ये मेन्यू है। दिस इज नोन एज एनालिटिकल मेथड। मुझे पता है बहुत ऑब्वियस है, अलग से एक मेथड का नाम देने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, इस तरह से पढ़ी जाती है तो इस तरह से समझ लो इसे। सो दिस इज एनालिटिकल मेथड। रिपीटिंग इट अगेन, हम मैनुअली है ना वैल्यूज़ डाल के चेक करते हैं, शक्ल देख के फंक्शन की वेरीफाई करते हैं, सोचते हैं कि क्या मैं ऐसे 2x खींच के ला सकता हूँ इसमें जिन पे y सेम आ रहा हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, दिख गया है कि क्लियरली नहीं कर पाऊंगा, फॉर एन एग्जाम्पल y बराबर x है। अब इसमें हर x के लिए y अलग होगा, है ना। ऐसा होएगा ही नहीं इसमें कि तुम कोई दो ऐसे अलग अलग x निकाल के ले आओ इसमें y सेम हो। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी कह सकते हैं कि ये तो 1 1 ही होगा, 1 1, और ये हमारा मेनी वन होगा, मेनी वन। राइटिंग बहुत गंदी है मुझे पता है, फॉरगिव मी फॉर दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ। तो ग्राफिकल मेथड इज नथिंग बट वर्टिकल लाइन टेस्ट, सॉरी वर्टिकल, बार बार वर्टिकल निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना। इट इज़ नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो सिंपल फंडा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा बार काटती है तो इट इज़ मेनी वन। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को एक ही बार काट रही है हमेशा, देन इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। इसके लिए फंक्शन का ग्राफ या तो सवाल वाले ने दिया होगा या फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, दैट इज़ डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा काफ़ी लोगों को नया लगेगा जिन लोगों ने अभी ये नहीं पता है जिनको dy/dx होता क्या है, dy/dx किस पॉइंट पे 0 आता है। तो पॉइंट AOD वगैरह में अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा तुम्हारे लिए ये मेथड भी। अभी काफ़ी सारे लोगों के लिए नया होने वाला है, बट ऊपर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हमें एक फंक्शन दे रखा होता है, दैट इज़ y बराबर fx। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपने को dy/dx बराबर f'(x) मिलता है। अब ये जो f', ध्यान से सुनना, ये जो f'(x) मिलता है इसकी अपन शक्ल देखते हैं कैसा है ये देखने में। तो अगर हमारा f'(x) जो है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से या फिर छोटा होता है 0 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा f'(x) फॉलो कर रहा होता है तो वो हमारा मेन्यू फंक्शन हो जाता है, 1 1 हो जाता है ना। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाता है। गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड। इसका रीज़न अभी अपन डिस्कस कर रहे होंगे, थोड़े बहुत ग्लिप्स दूंगा, बट मेजरली अपन इसको AOD में समझ रहे होंगे। आई विल रिपीट अगेन, अगर आपका f'(x) जो निकल के आया है वो पूरी तरह से 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, या फिर वो पूरी तरह से 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। जो भी x हमारे डोमेन में लाया कर रहे हैं, ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन लिख देते हैं यहाँ पर r की जगह, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। इसके मैं एग्जाम्पल तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल y बराबर e⁻x है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इसे डिफरेंशिएट करो तो dy/dx क्या आएगा, e⁻x ही आएगा। अब e⁻x जो है, जो एक्सपोनेंशियल होता है हमारा, e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है, e⁻x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका अगर ग्राफ भी तुम प्लॉट करके देखोगे तो इसका ग्राफ देखने में हमारा ऐसा होता है, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होता है, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, इस तरह से होता है, ऐसे करके ऐसे, है ना। तो ये देख रहे हो वाई एक्सिस के हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, पॉजिटिव वाई में लाया कर रहा है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा। तो ये हमारी कौन सी वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये हमेशा हमारा एक 1 1 फंक्शन होता है e⁻x। और मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, कोई क्यूबिक इक्वेशन देता हूँ मैं तुम्हें। तो ये मैंने एक रैंडम क्यूबिक इक्वेशन लिखी है, मुझे खुद नहीं पता अभी ये 1 1 है कि मेनी 1 है, मैं डिफरेंशिएट करके बता पाऊँगा ये। तो मैंने dy/dx कैलकुलेट करा, डिफरेंशिएट करना यार मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन तुम्हें आता ही होगा।
3x² प्लस 4x प्लस 1। अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक बन गई है ना। फंडा क्या था, दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर इस लाइन को दोबारा पढ़ो। एफ डैश एक्स अगर हमेशा 0 से छोटा है, फिर 0 के बराबर है, या फिर हमेशा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 रहेगा। तो इसको चेक करते हैं। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बना ही सकते हैं, ग्राफ मेरे ख्याल से तुम्हें बनाना आता है क्वाड्रेटिक का। तो पहले अपन डी चेक करते हैं। इसका डी क्या आएगा, b² - 4ac, तो 16 - 4 3 = 12। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, 4 आ गया। सही है ना भाई, एक बार वेरीफाई कर लो, बिल्कुल ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस माइनस √4 बाय कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसके रूट निकल के आ रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर अपन देखेंगे तो रफली कुछ ऐसा निकल के आएगा, है ना। वो मैंने चेक नहीं किया रूट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चलो फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। -4 प्लस माइनस 2/6 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों रूट नेगेटिव ही हैं, तो और प्रिसाइज अगर ग्राफ बनाएंगे अपन तो ये ऐसे आएगा। और x = 0 पर जो है यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से आएगा। ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये क्यूबिक के है ना, ये इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए बताना था। ध्यान से देखना, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमें बताना था कि ये 1 1 है कि मैनी 1 है। उसके लिए हमने इसका dy/dx निकाला। इस dy/dx का अपन ने ग्राफ प्लॉट किया। इस dy/dx के ग्राफ में हमें पता चला कि x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, तो ध्यान से देखना, x की कुछ वैल्यूज़ के लिए तो ये जो dy/dx भाई साहब है ये हमारे नेगेटिव हो रहे हैं, और x की कुछ वैल्यूज़ के लिए जो dy/dx भाई साहब है हमारे ये पॉजिटिव हो रहे हैं। ये देखो, इन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और x की कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव हो रहे हैं। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो नेगेटिव वाला है, जो रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव वाला है। दिस मीन्स दैट दिस इज अ many one function। विच इज़ अ many one function? दिस क्यूबिक इक्वेशन इज अ many one function। ध्यान रखना, ये इस क्यूबिक का ग्राफ नहीं है, ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ये उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है जो इस क्यूबिक को डिफरेंशिएट करने के बाद मिली है। आई विल रिपीट इट अगेन इन सिंपलर स्टेप्स। एक क्यूबिक इक्वेशन थी, उस क्यूबिक को डिफरेंशिएट किया, उसका f' मिला। वो f' कभी तो पॉजिटिव हो रहा था और कभी नेगेटिव हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा पॉजिटिव है या फिर 0 के बराबर है, या फिर हमेशा नेगेटिव है या 0 के बराबर है। वो बदल रहा था, वो कभी तो पॉजिटिव हो जाता था, कभी नेगेटिव हो जाता था। दोगला था वो, है ना। अगर वो दोगला था तो फिर वो आपका many one फंक्शन है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। काफ़ी अलग अलग तरह से हमने इसको रिपीट कर करके समझ लिया है। ध्यान रखना, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, है ना। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेपरेटली थ्रू आउट एग्जिस्ट कर रही है तो आपका फंक्शन जो है 1 1 होता है, अदरवाइज इट बिकम्स many one। कि कभी तुम्हारा f' लाइक x से लेके x1 के लिए, सॉरी x1 से लेके x2 तक अगर x की वैल्यू के लिए तुम्हारा f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और x2 से लेके x की वैल्यू x3 के लिए तुम्हारा f' जो है वो लेस देन 0 है। अगर ये दोगलापन है, कॉम्बिनेशन है ना। दोगलापन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डुअल नेचर शो कर रहा है, कभी तो f' पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो आपका फंक्शन many one हो जाता है। इसका रीज़न भी अपन कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे। रीज़न में एक लाइन में इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक समझने की ज़रूरत नहीं है, AOD में और अच्छे समझ रहे होंगे। जब f' आपका कॉन्स्टेंटली लाइक f' आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग है मतलब हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, उसकी लाइक y की वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, हर x के साथ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर हर x के साथ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि किसी दूसरे x के लिए पुराने वाले x के बराबर y की वैल्यू आ जाए। आई नो कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। रफली जो थोड़ा बहुत अगर कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया लग पा रहा है तो ठीक है, दिमाग में दिल में बसा के रख सकते हैं। सेम गोज विद डिक्रीजिंग। अगर लाइक f' तुम्हारा अगर लेस देन 0 होता है तो फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग मतलब हर अगले x के साथ x बढ़ता जा रहा है तो y घटता जा रहा है। जैसे ये डिक्रीजिंग है, देख रहे हो, ये ग्रीन वाला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। जैसे x बढ़ता जा रहा है तो y घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर y घटता ही जा रहा है हर x के साथ तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि किन्हीं 2x के लिए सेम y आ जाए। ऑलराइट, जैसे हमारे जो many one फंक्शंस होते हैं, जैसे एक many one फंक्शन का मैं ग्राफ यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो इस many one फंक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ पीरियड के लिए तो ये फंक्शन का f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कुछ के लिए इसका f' लेस देन 0 है। ये कैसे पता चलेगा भाई? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फंक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब x के साथ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x के साथ y की वैल्यू घटती जा रही है, तो फंक्शन कभी तो इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हमारा f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमारा f' जो है वो आपका लेस देन 0 है।
बहुत ज़्यादा अगेन आई एम सिंग हार्डकोर डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया इसका हो तो काम चल जाएगा। एओडी में यही सब पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से। एओडी इज़ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव के ही हम चित्र उड़ा रहे होंगे, तो अगर रफ आइडिया मिल गया है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अपने को ये 3 मेथड्स याद रखने हैं अपने को भाई, स्टेप बाय स्टेप भाई ऐसे याद रखना है बस सिंपली, कि हमें दिया होगा y बराबर एफ एक्स, अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। तो ये हमारा स्टेप 1 हो जाएगा, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, चेक इफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। इफ येस देन हमारा फंक्शन 1 हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पर अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा एफ एक्स कुछ एक्स के लिए तो ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स कुछ एक्स के लिए तो ग्रेटर देन 0 है और कुछ एक्स के लिए लेस देन 0 है, तो आपका ये फंक्शन मेन्यू हो जाता है ना। ये 3 स्टेप फंडा क्लियर होता है अपना डिफरेंशिएशन वाला। ये काफ़ी सारे सवालों पे अपन अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, चिल मारो, उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लगता जाएगा धीरे धीरे करके। अपने एंड से बस मेक श्योर के नोट्स से तुम रेगुलर रिवीजन करते रहो, जो कि चीज़ें मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया भाई। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपने अगले टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। तुम्हें याद होगा थोड़ी देर पहले हमने रेंज और कोडोमेन की बात करी थी और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैंने तुमसे बोला था बस ये याद रख लो कि आमतौर पर रेंज जो है वो कोडोमेन का या तो सबसेट होती है या फिर कोडोमेन के बराबर होती है। तो यही टॉपिक है ऑन टू और इन टू फंक्शंस का, जहाँ पर इस इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है और कहीं मैंने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए नहीं देखा रेंज और कोडोमेन के कॉन्सेप्ट को। लाइक रेंज के तो खुद से अलग से सवाल होते हैं, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कोडोमेन का इस्तेमाल यहीं पर हो रहा होता है, जस्ट टू डिफाइन कि कोई फंक्शन ऑन टू है या फिर इन टू है। तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जब हमारी रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो हमारा फंक्शन जो है ऑन टू हो जाता है, और जब रेंज हमारी कोडोमेन के सबसेट होती है, आई रिपीट अगेन, जब रेंज हमारी कोडोमेन की सबसेट होती है तब हमारा फंक्शन इन टू हो जाता है। तो इसको तो पहले अपने दिमाग में एक बार स्टोर करके रख लो, फिर हमारे एग्जाम्पल्स की मदद से इसे और क्लियरली समझ रहे होंगे। पहले मैपिंग वाला एग्जांपल देता हूँ, फिर एक्चुअल फंक्शंस का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैपिंग वही जो हम अंडे बना रहे थे, वही वाली चीज़ है। तो लेट्स से मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, ये हमारा ए है सेट, ये हमारा बी है। ये हम जानते हैं ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये हम जानते हैं ये हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से इसमें मैंने 3 एलिमेंट डाले 1 2 3, और इसमें मैंने अलग 2 एलिमेंट्स डाले, लेट्स से ए और बी, कुछ भी डाल सकते हैं, 4 5 डाल दो, 7 8 डाल दो, या फिर पी क्यू डाल दो, इट्स अप टू यू, है ना। मुझे तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं अपन यहाँ पर सी भी डाल देते हैं, ठीक है। अब मैंने आगे क्या किया कि मैंने मैपिंग कराना शुरू करी, ए की इमेज बी में, ए को ही 1 की इमेज बी में हम ए को कर देते हैं, और 2 की इमेज बी में अपन फिर से ए को कर देते हैं। तो देख पा रहे हो कि ये एक मैनी वन फंक्शन बन गया, क्योंकि 2 अलग अलग एक्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 3 की इमेज बी में अपन बी को दे देते हैं, जो स्मॉल बी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एफ ऑफ 1 जो है हमारा वो ए के बराबर है, एफ ऑफ 2 भी हमारा ए के बराबर है, और एफ ऑफ 3 जो है वो हमारा बी के बराबर है। और सी का कोई मतलब नहीं है, सी बस पड़ा हुआ है कोडोमेन में, ठीक है। तो ये हमारा एक इनटू फंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि रेंज क्या है फंक्शन की, रेंज में फंक्शन के 2 एलिमेंट आ रहे हैं सिर्फ ए और बी, है ना। रेंज इज सच दैट कि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ए एंड बी, ठीक है। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ए बी सी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, मतलब कोडोमेन के ही कुछ एलिमेंट्स को उठा के अगर हम डाल दें तो वो रेंज बना देते हैं, समझ रहे हो। पर वो केस कौन सा होगा जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होंगी, उस केस की भी मैं मैपिंग तो मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करें कि 1 पर ए को कर दें, लेट्स से एफ ऑफ 3 पे बी कर दें, एफ ऑफ 2 पे सी कर दें, तो ये जो है हमारा एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो रेंज में क्या एलिमेंट्स हैं, रेंज में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, और कोडोमेन में हमारे कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, ठीक है। ये कोडोमेन ही होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको रेंज नहीं बुलाते, इसको कोडोमेन ही बुलाते हैं। रेंज बेसिकली तब पता चलेगी जब मैपिंग हो जाएगी, है ना, एक्स की किन किन वैल्यूज़ पे वाई की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो वो सारी वैल्यूज़ जो हमारी रेंज में आएंगी वो तभी पता चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में अपन देख पा रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर ही हैं एग्जैक्टली, तो ये हमारा एक ऑन टू फंक्शन हो जाता है। इतने फंडे को याद रखना है, और जो ये बताया इसको याद रखना है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को 1-2 मिनट पहले दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। अब ये तो भाई ऐसे मैपिंग वाले फंक्शन हो गए अजीब से, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, इन सब के लिए कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन ऑन टू है या फिर कौन सा इन टू है। तो एग्जाम्पल्स देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं याद होगा थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम फंक्शन को लिख रहे होते हैं तो इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड हमारा तरीका होता है। वो तरीका कैसा होता है, एफ इज सच दैट ए टू बी,
अगर किसी को याद हो, ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है, डीओ लिख रहा हूँ डोमेन को मैं, और इसके आगे हमारा लिखा होता है वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी फंक्शन होगा, आप साइन एक्स ले लो, ई की पावर एक्स ले लो, वॉट एवर फंक्शन यू वांट टू टेक, बस एक्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो बेसिकली जब फंक्शन लिखा होता है तो उसकी कोडोमेन यहाँ पर दे रखी होती है, ठीक है, ये चीज़ पहले ध्यान रख लो, है ना, रिमेंबर दिस। अब आगे कुछ चीज़ें बताता हूँ। लेट्स से तुमको सवाल में दे रखा है एफ इज सच दैट आर टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इसने बोला है कि साइन एक्स की जो रेंज है, सॉरी रेंज नहीं, कोडोमेन और डोमेन है ना, साइन एक्स की डोमेन आ रहा है ये तो हमें पता है, साइन एक्स में एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो, ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होती जिसके लिए साइन एक्स अनडिफाइंड हो, ये बात तो वही सेट है। और ये बोल रहा है कोडोमेन भी आर होती है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, साइन एक्स की कोडोमेन इसने आर बोली है पर रेंज आर नहीं होती। अपने हम सब जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता है ना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 1 होती है, सॉरी -1 होती है मिनिमम वैल्यू। तो साइन एक्स की रेंज क्या होगी, रेंज इज सच दैट -1 से लेके 1 और इंक्लूडिंग दोनों, लाइक -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करेंगे, ये रेंज है। पर कोडो में इसने क्या दे रखी है, कोडो में इसने दे रखी है आर मतलब ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कोडोमेन जो है वो रेंज का सुपर सेट है, या फिर रेंज जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर कोडोमेन का सबसेट है, इसीलिए ये हमारा एक इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगेन आई विल रिपीट इट, जो यहाँ पर तुम्हें वो लिख के दे रहा होगा वो एक्चुअली में हमारी कोडोमेन होगी। फिर हम एक्चुअली में फंक्शन की रेंज चेक करेंगे फंक्शन की शक्ल देखकर, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं रेंज चेक करने के, और अब फिर कंपेयर करेंगे कि ये और ये इन दोनों के बीच में क्या वास्ता है, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर मान लो वो ऐसे दे रखा होता एफ इज सच दैट आर से लेके -1 से 1 वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इस केस में ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं इसने कोडोमेन ही -1 से 1 दिए जो कि एग्जैक्टली रेंज के बराबर है। खेल खत्म, है ना, इतना आसान है, लाइक बहुत ज़्यादा कोई हार्डकोर लॉजिक नहीं है इसमें। दम तब लगेगी जब तुम्हें साइन एक्स की रेंज तो लाइक तुम्हें याद है। अब मैं तुम्हें दे दूँ ई की पावर साइन एक्स, ये भी छोड़ो, मैं तुम्हें दे दूँ ई की पावर साइन ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर लगा दूँ और साथ में लिख दूँ लेट्स से साइन एक्स और साथ में लिख दूँ 1। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि इसमें रेंज निकालने में असली दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा जो यहाँ दे रखा है उससे, देखेंगे वही बराबर है या फिर सबसेट आ रहा है। इस तरह से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, अब मैं एक बहुत बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, एक लर्निंग वाला पार्ट है इस चैप्टर में। जब भी हमारा कोई फंक्शन 1 होता है तो उसे इंजेक्टिव भी बुलाते हैं, जब हमारा फंक्शन ऑन टू होता है तो उसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है। जब हमारा फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है ना, 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों एक साथ है, तो उसे बाइजेक्टिव बुलाते हैं। अब मैंने शुरू में बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये नॉर्मल लर्निंग वाली चीज़ें है ना, याद ही तो करना, डायरेक्टली नाम ही तो है उसके दूसरे। इंपॉर्टेंट क्यों है इतने ज़्यादा, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है बढ़िया, लाइक लॉजिकल चीज़ें, बहुत लॉजिकल चीज़ें आने वाली है इस चैप्टर में, सब अच्छे समझ लेते हैं मेरे को कंसेप्चुअली। और इस चीज़ में कोई लॉजिक थोड़ी है कि 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, याद करना है तो बस, क्योंकि इसे बस याद करना होता है। इसीलिए बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स इसको एंड के लिए टाल देते हैं, हाँ भी देख लेंगे, एंड में रिवाइज कर रहे होंगे, देख लेंगे। मेरे साथ पर्सनली कई बार हो चुका है, पेपर में सवाल आया फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, मैंने गलत कर दिया क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं पता। मुझे पता है 1 कैसे निकालना है, मुझे पता है 1 कैसे निकालना है, पर मुझे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का मतलब ही नहीं पता, इसके चक्कर में मेरा सवाल गलत हो गया। एंड दिस हैपन्स विद सो मेनी जेईई एस्पिरेंट्स। तो प्लीज़ अपने साथ ये मत होने देना, लाइक अगर ये टेंडेंसी दिखाई दे कि भूल रहे हो तो एक चिट निकाल लेना, कोई पेपर निकाल के दीवार पर लगा लेना, कहीं भी लगा लेना, 3-4 दिन तक रेगुलरली रिवाइज करना, इतना रिवाइज करना कि तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाए ना, ABCD की तरह ऑब्वियस हो जाए कि 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, 1 और ऑन टू साथ में तो मतलब बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव तो याद हो जाएगा ना, अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव याद हो गया तो दोनों का मिलन जो है बाइजेक्टिव है, और बाय और लग रहा है आगे, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लाइक कंसेप्चुअली बहुत साउंड होते हैं पर ये डेफिनेशन भूल जाते हैं ना, ये याद करने वाली चीज़ भूल जाते हैं, इसके चक्कर में नंबर कटे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो ऐसा अपने को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। अलग से मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ज़्यादा लाइक इस पूरी वीडियो में स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मैं 15-20 सेकंड में बता सकता था, ये 3 नाम है, याद भी कर लेना, बट इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ब्लंडर कमिट कर देते हैं याद ना रख के, है ना। एट द सेम टाइम अपने को निकालना भी सीखना है। कॉम्प्लेक्स केसेस अभी देख रहे होंगे, काफ़ी टफ फंक्शंस देखने को मिलेंगे जिनमें देख के पता ही नहीं चल रहा होगा अभी कैसे पता है 1 है, ऑन टू है, फिर मैनी 1 है, फिर इनटू है, दैट विल कम टू। हाल फिलहाल इसको बहुत अच्छे से याद रखना, स्टार लगा लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो।
yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side.